Edge Talks, unfiltered, unstoppable. कि कुछ गैंगस्टर्स की गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स, आजकल गैंगस्टर्स में गर्ल्स भी इन्वॉल्व है, फीमेल भी इन्वॉल्व है। ठीक है, बस फीमेल जो है वो अभी ऊपर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये शुरू से ना सिस्टम हमारा चला आ रहा है कि गैंगस्टर्स जो है वो हमेशा मेल है। जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते हैं ना, अगर आप उनकी लाइफ उठा के देखो तो उनको उनका जो बचपना होता है ना, किसी किसी गैंगस्टर्स को वो लाइफ मिली नहीं होती है जो हमें मिली होती है। तो कहते हैं चोर कभी चोरी करता है तो वो क्यों करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से ऐसे फंस के आया होता है तो उसे पता है मुझे अपना पेट पालना है, चोरी करना है। वो उसका माइंड सेट हो जाता है कि मेरे पास अब चोरी ही बची है। गैंगस्टर क्राइम में मीडिया कवरेज जब होती है तो उनको बहुत कल्ट पर्सनालिटी दिखाया जाता है। फोकस करके ना दिखाकर उनको उनके रीजंस भी दिखाने चाहिए कि वो क्राइम हुआ क्यों। आज तक कभी गवर्नमेंट या हम लोग भी कभी ये फोकस नहीं करते कि किसी ने इतने बड़े लेवल पे क्राइम करा है तो उसका रीजन क्या रहा होगा। अपना क्राइम तो क्राइम क्राइम तो क्राइम है, उससे तो उसको सजा मिलेगी मिलेगी, जुडिशरी छोड़ेगा भी नहीं उस क्राइम को। लेकिन यहाँ पे ये आ जाता है कि मीडिया जो होती है वो उसको इन्वॉल्व इस तरीके से करती है, वो इतना हाईलाइट कर देती है कि वो खुद और ज्यादा उस चीज को नेगेटिव ले लेते हैं और वो और ज्यादा बड़े लेवल पे क्राइम करते हैं। Hi Kajal. Hi. Welcome to Ash Talks. Thanks. It's so good to have you here with us today. तो पहले आप बताएं आप कैसा फील कर रही हैं? रिलैक्स्ड और अभी भी कोर्ट मूड है? रिलैक्स्ड, नाइस। सो काजल, आपका कॉन्फिडेंस एंड काम एनर्जी दोनों एक साथ देखने को मिलती हैं, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे डेफिनेटली कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, आपका चाइल्डहुड, वो आप एक बार शेयर करना चाहेंगी मेरे से? चाइल्डहुड तो नहीं कहूँगी, बट ऐसा हुआ था कि फैमिली लॉ जहाँ तक जो है वो फैमिली ने इन्वॉल्व किया। उस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं था तो उसे चाइल्डहुड में तो नहीं कहूँगी, बट हाँ एक प्रॉमिस था मेरा कि स्कूल टाइमिंग, मेरी स्कूल जर्नी, स्कूल स्टडीज़ वो मेरी ऐसी रही थी कि पेरेंट्स बोलते थे अच्छा ये कोर्स लेना है, ओके करो, यही लेना है। मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। लॉ में आना मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट लकीली आई और टचवुड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आई। आप खुश हैं कि आपने अपने पेरेंट्स का डिसीजन माना और आज आप ग्रो कर रही हैं उसी के अंदर। तो आप बचपन में कैसी थी, मतलब थोड़ी कंजर्वेटिव ऑब्जर्व करती थी या फुल शैतान? टॉम बॉय नहीं, टॉम बॉय। शुरू से क्या रहा था कि मेरे 2 बड़े भाई हैं, 7 इयर्स बड़े, 10 इयर्स बड़े। तो उन्होंने शुरू से मुझे बॉयज़ वाले गेम्स खिलाए, साइकिलिंग, क्रिकेट, खो खो। मैंने कभी बारबी से नहीं खेला, ना मैंने कभी पिंक कलर चूज़ किया। उनका शुरू से ये रहता था नहीं इस गेम में जाओ, इस गेम में जाओ। स्कूल में भी मैं हमेशा अगर कैप्टन रही हूँ तो कभी खो खो टीम, कबड्डी टीम। तो मेरा शुरू से टॉम बॉय वाला रहा है, घर वालों ने कभी डरना सिखाया ही नहीं। तो उसी रीज़न की वजह से शायद आज मुझे एडवोकेट होने में बहुत गर्व है। हाँ, वो एक बोल्डनेस हमें चाहिए होती है, तो वही था, वो फाउंडेशन मैं कहूँगी तो वो है फैमिली। हाँ, फैमिली का आपको बहुत सपोर्ट है। तो आजकल हम देखने को मिलता है कि इंडिया के बहुत सारे गैंगस्टर्स जाके दुबई में शिफ्ट हो गए हैं, वो वहीं से ही अपना ऑपरेशन सब ऑपरेट करते हैं। तो ऐसा कोई लॉ है या कोई पॉसिबिलिटी है कि हम उन्हें पकड़ सकें या कुछ भी? बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसमें ना इंडिया के कुछ लोगों की ऐसे इन्वॉल्वमेंट्स होती है जो उनको वहाँ तक पहुँचा देती है। विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, विदाउट जुडिशरी सिस्टम, कोई भी गैंगस्टर या कोई भी श्योरिटी पर्सन जा नहीं सकता। तो इसमें हमेशा ये रहता है कि लिंक्स मैटर करते हैं। कोई भी विदाउट गवर्नमेंट जा नहीं सकता। 100% इसमें श्योरिटी रहती है कि किसी ना किसी गैंगस्टर का किसी ना किसी पार्टी से कुछ लिंक हो सकता है या उनके कुछ ऐसे बिलोंगिंग्स होते हैं जो उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये हमारे लॉ का लूप होल नहीं है? लूप होल है, लेकिन कहते हैं ना जहाँ पे जुडिशरी आती है, जहाँ पे डिपार्टमेंट्स आते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो उनको वहाँ तक पहुँचाने में ऐसी चीज़ों को लेकर हेल्प करा देती है कि वो वहाँ तक पहुँचने के बाद वो भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए, हम क्या क्राइम करके आए। तो उन लोगों के उन लिंक्स के नेम कभी डिस्क्लोज नहीं होते और वो लोग अपना कंफर्ट जोन में जाके वहाँ रहते हैं। और रिसेंटली एक ऐसा हुआ है कि किसी गैंग में क्या होता है, 2 एंटी होते, अपोजिशंस हुए, किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में चीज़ें कर दी।
अब गैंगस्टर में क्या होता है, गैंगस्टर लाइफ में गैंग्स की जो चीज़ें आती हैं सामने वो कैसे आती हैं, उन्हीं के लोग हमारे डिपार्टमेंट को चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, उसको डिपार्टमेंट वर्ड यूज़ करता है हिंदी में मुखबरी। तो मुखबरी कौन करता है? उन्हीं के लोग। उन्हीं के लोग। ठीक है, अगर कोई फैमिली वाला अपने ही बेटे को नहीं डिपार्टमेंट को थोपता, वो कभी अपने बेटे को, अपने पुलिस वाले को जाके नहीं बोलेंगे मेरा बेटा गैंगस्टर है, वो कभी नहीं बोलते। तो उन्हीं के जो लोग होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गैंगस्टर्स की गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, आजकल गैंगस्टर्स में गर्ल्स भी इन्वॉल्व है, फीमेल भी इन्वॉल्व है। ठीक है, बस फीमेल जो है वो अभी ऊपर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये शुरू से ना सिस्टम हमारा चला आ रहा है कि गैंगस्टर्स जो है वो हमेशा मेल होते हैं। लेकिन हम अगर इनर पार्ट देखें अपने जुडिशरी में, तो बहुत फीमेल पार्ट्स ऐसी हैं जो अभी भी हिडन है, और वो मेन से ज़्यादा क्राइम कर रही हैं। वो मेन से ज़्यादा इसलिए क्राइम करती हैं क्योंकि वो अपनी फेस वैल्यू को ना डिपार्टमेंट के आगे ऐसे शो करती हैं एज अ विक्टिम कि हमें ये चीज़ करवाई गई है। हाँ, हमारे लॉ में है ऐसा कि सॉफ्ट कॉर्नर एक लेडीज के लिए होता है हमेशा। तो इस चीज़ के लिए ना हमेशा डिपार्टमेंट को ना सुपीरियर रहना चाहिए। डिपार्टमेंट को कभी भी किसी ऐसा फीमेल को विक्टिम नहीं देखना चाहिए। अगर कोई फीमेल है, अगर वो किसी गैंग लाइन से या गैंगस्टर से इन्वॉल्व है, आइदर वो शी इज सिस्टर, शी इज गर्लफ्रेंड, शी इज वाइफ, तो डिपार्टमेंट को उनको इतना क्लोजली नहीं लेना चाहिए कि वो खुद ही मुखबर बन जाए। कभी भी आपने देखा होगा, कोई भी गैंगस्टर है, अगर एक गैंगस्टर जो है वो किसी का क्राइम करता है, तो उसकी जो चीज़ें आती हैं ना सामने, वो उसके पार्टनर को, उसके दोस्त को, उसके उठने बैठने वाले को पता होता है। वहाँ से डिपार्टमेंट के पास चीज़ें जाती हैं, फिर वही डिपार्टमेंट जो होता है उन्हीं को यूज़ करता है। तो यहाँ पे हमेशा ये रहता है कि गवर्नमेंट हो चाहे डिपार्टमेंट्स हो, जैसे अपनी इंडिया में गैंगस्टर्स जिसको वर्ड बोलते हैं प्रशासन, कि प्रशासन हमें पकड़ता है, प्रशासन हमारी मुखबरी करता है, प्रशासन हमें ढूंढ रहा है। तो प्रशासन को हमेशा अपने लॉज देखने चाहिए, अपनी पावर देखनी चाहिए। प्रशासन को कभी भी उनकी फैमिली या उनके ही लोगों से मुखबरी नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि जो पर्सन अपने ही पर्सन का सगा नहीं है, वो प्रशासन का कैसे होगा। तो प्रशासन वालों को अब लाइक जो जैसे पुलिस डिपार्टमेंट्स होती है, उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि आप यहाँ तक इतनी मेहनत करके एक पोस्ट पे पहुंचे हैं, आप किसी थर्ड पर्सन की वजह से पूरे प्रशासन, पूरे गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि ठीक है हम बचाएंगे या हम इसको फंसाएंगे, तो वहां से ना गैंगस्टर चीजें बढ़ती हैं। गैंगस्टर चीजें कैसे बढ़ती हैं? जब किसी को पोक करते हैं, हम अपनी लाइफ में, मैंने आपको पोक किया, आप उसका रिएक्शन दोगे ही दोगे, डेफिनेटली। तो उस चीज में फोकस करके हमेशा गवर्नमेंट को इस चीज में रहना चाहिए कि हम किस चीज को पोक कर रहे हैं। गैंगस्टर्स भी जो होते हैं वो भी नॉर्मल पीपल होते हैं शुरू में। गैंगस्टर्स कोई पैदा होते के साथ ही गैंगस्टर्स नहीं बनता है कोई भी, वो तो सिचुएशंस ऐसी आती हैं। वो एक मेरे पास हैं, एक आए थे एक्यूज्ड, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस लेवल पे चीज़ें क्यों आपने कर दी, आपको अपनी फैमिली नहीं दिखती है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोगों को ना मजबूर कर दिया जाता है कि हम बहुत बड़े बड़े क्राइम्स करें। कह रहे हमें भी अपनी माँ से प्यार है, हमें भी अपनी बहनों से प्यार है, हम भी घर जाना चाहते हैं। तो वो चीज़ है कि किसी को भी गैंगस्टर बनाया नहीं जाता है, उनके हालात ऐसे बन जाते हैं और उनको समझा नहीं जाता है। जैसे कि लॉ में मैट्रिमोनियल केसेस जो होते हैं उसमें हमेशा मीडिएशन प्रोवाइड करती है कोर्ट, राइट? तो हमेशा ये देखना चाहिए कि अगर कोई क्राइम है, ऑब्वियसली बड़े लेवल पे किसी ने क्राइम किया, उसको नहीं छोड़ा जाता। वो तो गवर्नमेंट की नज़रों में वो आगे के चीज, ही और शी इज एक्यूज्ड। बट द पॉइंट इज कि क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि वो क्राइम हुआ किस चीज, किस रीजन से गैंगस्टर्स क्राइम करते हैं? इनका एग्रेशन होता है, इनकी ईगो होती है। इनको किसी ने अगर मदर फादर पे कुछ बोल दिया तो वो आ गई ईगो, ठीक है। और सबसे मेन ये होता है कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते हैं ना, अगर आप उनकी लाइफ उठा के देखो
तो उनको उनका जो बचपना होता है ना, किसी किसी गैंगस्टर्स को वो लाइफ मिली नहीं होती है जो हमें मिल रही होती है, ठीक है, रिसोर्सेज की रिसोर्सेज कमी की होती है उन कमी लोगों होती को। है। तो वो कहते हैं चोर कभी चोरी करता है तो वो क्यों करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से ऐसे फंस के आया होता है कि उसे पता है मुझे अपना पेट पालना, मैं चोरी करूंगा। वो उसका माइंड सेट हो जाता है कि मेरे पास अब चोरी ही बची है। तो लाइफ में हर किसी को मौका मिलता है सुधरने का भी, इसीलिए जेल बनाई गई है। हाँ मैम, काफी रिपोर्ट्स में आता है कि दुबई में कुछ लोग इंडियन जो लोग हैं वो गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी की टेक केयर करते हैं, है ना? तो क्या इंडिया के पास ऐसे कोई लीगल कोलैबोरेशन नहीं है जिससे वो प्रॉपर्टी सीज की जाए या फ्रीज की जाए? लीगल इसमें इस चीज़ में ऐसे आता है कि जब कोई इंडिया का पर्सन दुबई जाके सेटल हो जाता है, अब तो वैसे भी दुबई ने इतने सारे रूल्स निकाल दिए हैं, ठीक है, गोल्डन वीज़ा निकाल दिया है कि ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा निकाल दिए हैं, ठीक है, कि आप कोर्स करिए, ये सारी चीज़ें करिए। तो वहाँ क्या होता है कि हम ऐसे दुबई को हाईलाइट नहीं कर सकते हैं, ये ऑल कंट्रीज़ में होता है कि इंडिया से ये आए या बाहर की कंट्री के जो लोग होते हैं वो हमारी कंट्री में भी सेम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया हमारे दिल्ली में भी मुंबई में भी जितनी भी हमारी ये चीज़ें हैं ये चलती है, सिर्फ एक दुबई स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं। दुबई में बस ये हो चुका है कि दुबई इस टाइम पे प्रॉपर्टीज़ को लेकर ऐसा है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बहुत होती हैं। तो इंडिया के जो लोग होते हैं वो अपनी इनकम को बचाने के लिए, हाइड करने के लिए वहाँ के लोगों के साथ कोलैब करके रियल स्टेट्स में लगा देते हैं। तो वहाँ जो रियल स्टेट होता है वो दुबई के लोग ही करते हैं, इंडिया का कोई नहीं करता। अच्छा, वहीं के ही लोग होते हैं वो उस चीज़ को आगे परस्यू करते हैं। वो बंदा इंडिया में रहता है, इंडिया की सारी डिटेल वो अपने दुबई में नहीं होती देता, है, उनकी इनकम होती है, फेस वहाँ का रहता है। अगर कोई बंदा किसी केस में श्योरिटी बना हुआ है और बाद में वो बाहर जाके सेटल हो जाए, नहीं हो सकता ऐसा। नहीं हो सकता। बाहर जाके सेटल मीन्स की पिया। अगर कोई बंदा किसी केस में श्योरिटी बनता है, किसी क्रिमिनल केस में श्योरिटी बनता है और वो बाहर जाके नॉन ट्रेसेबल हो जाता है, तो इंडियन लॉ में ऐसा कौन सा प्रावधान है जिससे हम उसे ट्रेस कर सकते हैं, या कोई और आगे प्रोसीजर है? इसमें ये होता है कि लाइक डिपेंड करता है वो श्योरिटी किन मैटर्स में बना है। क्रिमिनल मैटर्स में बना है तो ऑब्वियसली उनकी कोर्ट डेट्स होती हैं, कोर्ट डेट्स में उसको भी प्रेजेंट होना होता है। अगर एक डेट पे नहीं आया, दूसरी डेट पे नहीं आया, तो कोर्ट ऑटोमेटिकली बिलेबल वारंट देन नॉन बिलेबल वारंट कर दिए जाते हैं। उसमें फिर हमें पता चलता है कि श्योरिटी आ रहा है, प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं होता तो फिर कोर्ट ऑर्डर करता है कि इसको ट्रेस करो, ठीक है। और अगर हमें किसी पर्सन के अगेंस्ट में ही, किसी श्योरिटी ने ही अगर यहाँ पे कोई क्राइम कर दिया है लाइक, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब उसके अगेंस्ट में एफआईआर हो जाती है, तो एफआईआर के बाद हमारे पास पावर है कि हम उसके पासपोर्ट को, उसका पासपोर्ट एलओसी करवा दें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो जहाँ भी होगा उसके पास वो नोटिस जाएगा, एफआईआर के थ्रू उसको कॉल्स भी होंगी, उसको अवेयर भी किया जाएगा कि अभी आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट की है और एफआईआर हुई है, आप आइए। वो नहीं आएगा तो उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, फिर वो जहाँ भी है उसको आना ही होगा। मैम एक और चीज़ है, दुबई में कुछ स्ट्रिक्ट लॉज हैं जिससे उन्होंने क्राइम को काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। तो इंडिया में ऐसे कौन से लॉ हम कॉपी कर सकते हैं या उनके लॉज को कुछ फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारी जुडिशरी में कुछ? सबसे बेस्ट है पुलिस कॉल। पुलिस कॉल इंडिया में ये हर किसी को पता है और हर कोई दुखी है इस चीज़ से कि हम कॉल अभी करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट आती है 1 घंटे बाद है, हाफ एन आवर बाद है, ठीक है। जब सब कुछ हो जाता है, एक्सचेंज चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद आया जाता है। लेकिन दुबई में क्या है कि वहाँ पे हर एक पॉइंट पे कैमराज है। आप रेड लाइट्स ले लीजिए, आप शॉप्स के कॉर्नर्स ले लीजिए, आप रोड कॉर्नर ले लीजिए, वहाँ पे हर जगह कैमराज है, ठीक है। वहाँ की जो कैब्स वगैरह होती हैं वो भी इंक्लूडेड होती हैं उसी चीज़ में। तो वहाँ पे आपको किसी रोड पे कहीं भी किसी पॉइंट पे पुलिस नहीं दिखेगी, लेकिन जहाँ आपने किसी के ऊपर हाथ भी उठाया ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको वो पुलिस
आपके सामने मिलती है। सामने मिलता है। तो ये चीज़ थोड़ी हमारे इंडिया में भी होनी चाहिए। और वहाँ पे इतना कैमराज है ना कि आप जहाँ चल रहे हैं ना, आपके ऊपर एक कैमरा कैमरा है। ये बेस्ट है वहाँ का। वहाँ पे कोई क्राइम नहीं हो सकता है। तो अब इंडिया में भी होना ही चाहिए। इंडिया में हमेशा हर जगह होना चाहिए ये चीज़। हाँ, वैसे लोगों ने हर जगह लगाए हुए हैं, बट हाँ जिस तरीके से फॉलो अप दुबई में होता है यहाँ पे यहाँ नहीं होता है। मैम एक और चीज, गैंगस्टर क्राइम्स में मीडिया कवरेज जब होती है तो उनको बहुत कल्ट पर्सनालिटी दिखाया जाता है। आपको लगता है मीडिया की भी कोई अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ग्लैमराइज कर जाते हैं इस गैंगस्टर थिंग को, तो आई थिंक एक मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिल्कुल वो बनती उसको है। अच्छे से दिखाए, कल्ट पर्सनालिटी ना दिखाकर उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी। बिल्कुल दिखाए। मैंने आपको शुरू में वही बोला था कि गैंगस्टर्स की बाहर एक अलग ज़िंदगी है, क्राइम में एक अलग ज़िंदगी है। ठीक है, हर किसी की फैमिलीज होती हैं, वो भी अपनी फेस्टिवल्स मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उन लोगों को ना ऐसा कवरेज दे दिया जाता है मीडिया के थ्रू कि उनको इतना ज़्यादा ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट दिखने लगते हैं ना अपने अंदर ही, कि यार हमें करना ही क्यों है, हम ठीक है हम फेस्टिवल नहीं मनाएंगे, हम क्राइम ही करेंगे। लेकिन उनका भी है। इसमें मीडिया का रोल ये होता है कि मीडिया को ना फोकस करके ना दिखाकर उनको उनके रीजंस भी दिखाने चाहिए कि वो क्राइम हुआ क्यों। आज तक कभी गवर्नमेंट या हम लोग भी कभी ये फोकस नहीं करते कि किसी ने इतने बड़े लेवल पे क्राइम करा तो उसका रीजन क्या रहा होगा। बट मैम क्राइम तो क्राइम ही क्राइम है। तो क्राइम है, उसकी तो उसको सजा मिलेगी मिलेगी। जुडिशरी छोड़ेगा भी नहीं उस क्राइम को। लेकिन यहाँ पे ये आ जाता है कि मीडिया जो होती है वो उसको इन्वॉल्व इस तरीके से करती है, वो इतना हाईलाइट कर देती है कि वो खुद और ज़्यादा उस चीज़ को नेगेटिव ले लेते हैं और वो और ज़्यादा बड़े लेवल पे क्राइम करते हैं, जहाँ पे उनको फोकस करके नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि मीडिया में ऐसा है कि आधी मीडिया पॉजिटिव दिखाएगी और आधी मीडिया नेगेटिव दिखाएगी, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस रहेगा। लेकिन आप उनको फोकस करके सिर्फ और सिर्फ क्राइम 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 दिखाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और क्राइम कभी भी कम नहीं होता है, क्राइम हमेशा बढ़ता है। वो तो है क्राइम का। काजल जी, हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और मॉडर्न रिलेशनशिप्स के बारे में। आज एक मॉडर्न टाइम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक टैबू टॉपिक है, तो लोग बात करते हैं पर कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि हम। आपके एक्सपीरियंस में लॉ और सोसाइटी के बीच का ये इशू सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इस टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हर प्रोफेशन में चल रहा है, हर किसी की लाइफ में चल रहा है। और उसको एक्सेप्ट ना करने का रीज़न ये होता है कि सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पॉइंट ये रहता है कि उस कपल में एक पर्सन मैरिड रहेगा, दूसरा सिंगल रहेगा। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि मैरिड पर्सन जो है वो तो अपनी शादी भी चलाता है, ठीक है, वो अपने बच्चे भी करता है, लेकिन वो अपनी उस गर्लफ्रेंड को या फिर लेडी जो होती है वो अपने उस बॉयफ्रेंड को ये शो करती है कि आई एम नॉट हैप्पी विद हिम और हर। तो इसमें क्या होता है ना कि शुरू में किसी को नहीं पता चलता कि भाई कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सीरियस है या फेक है। जो मैन होता है वो हमेशा ये शो करता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं हूँ, लेकिन आप उनके घर में जाके देखो तो हमेशा उनके बच्चे खेल रहे होते हैं। हाँ, सेम रूटीन चल रहा होता है जैसे उनका पहले चल रहा होता है। और सेम रूटीन के साथ साथ इसमें क्या होता है कि उनके मदर फादर भी खुश होते हैं, वहाँ पे फेस्टिवल्स भी मन रहे होते हैं, लेकिन उनको क्या दिखाना होता है अपने पार्टनर को कि मेरा डाइवोर्स होने वाला है, मैं खुश नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन रियलिटी जब आती है सामने, या रियलिटी जो होती है वो यही होती है कि कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ छोड़ी, क्योंकि उसका कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर घर तक नहीं आएगा। बट इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को मतलब इमोशनल हर्ट कहते हैं ना, अगर रियल में लगता है तो वो उस पर्सन को लगता है जो होता है सिंगल, क्योंकि उसके पास तो कोई ड्रॉबैक नहीं होता और उसने ट्रस्ट इस लेवल पे किया होता है उसको कि वो अपनी पूरी लाइफ
उसके साथ बिता लेती है, आगे की सोच लेती है या सोच लेता है। इसमें दोनों इंक्लूड है, मेन फीमेल बोथ। तो इसमें ड्रॉबैक हमेशा उस पर्सन को रहेगा जो मैरिड नहीं है, और उस पर्सन को हमेशा ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आज के टाइम पे तो इतनी लॉ आ चुकी हैं कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, राइट। सिंगल लड़की है या लड़का है, आप उसको फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं मैरिज के। आपकी तो शादी चल रही है, आप उसको ये शो कर रहे हो कि आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है हम शादी करेंगे। वो इमोशनली आपके ऊपर डिपेंड हो गई, राइट। इमोशनली डिपेंड होते होते उसने अपनी फैमिली में इन्वॉल्व कर लिया आपको। फैमिली में इन्वॉल्व किया आपने, तो अपनी फैमिली में अपनी फैमिली संभाली, बट उस लड़की ने या लड़के ने अपना सब इन्वॉल्वमेंट अपने फैमिली में करा। लेकिन लास्ट में क्या होता है, हस्बैंड गर्लफ्रेंड को छोड़ता है, वाइफ के पास जाता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी भी ओपन अप इसलिए नहीं होते क्योंकि हस्बैंड वाइफ का कभी भी इस लेवल पे चीजें कुछ होती ही नहीं है। वाइफ को पता ही नहीं चलता है हस्बैंड मैरिड होकर भी बाहर क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, इस चीज में हमेशा एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर आप हैप्पी नहीं हैं तो आप डाइवोर्स लो। हाँ, उसके बाद करो, जो उसके बाद करो कुछ करना है तो। सेकंड मैरिजेस भी होती हैं, थर्ड मैरिजेस भी होती हैं, राइट। और ऐसी सिचुएशन में जब जो सिंगल लड़की है या लड़का है, अगर वो कोई आवाज उठाना चाहे अपने हैरेसमेंट के खिलाफ, तो उसके लिए कोई लॉ है? बहुत लॉज हैं, ऐसी लॉज हैं कि मैरिड पर्सन जेल जा सकते हैं। हाँ, तो आप प्लीज बताइए। उसमें ये होता है कि फेक प्रोमिसेस, उसके ऊपर आप किसी को भी जेल भेज सकते हो। लेकिन आज के टाइम पे जो मैंने नोटिस किया है उसमें ये होना चाहिए कि आप उसमें हैरेसमेंट को लेकर, क्योंकि अगर हम लॉ की बात करते हैं ना कि लॉ में हम किसी को जेल भेजें, तो आज के टाइम पे ना लड़कियां इसलिए भी चुप होने लगी हैं कि हम किसी को शो नहीं कर सकते कि हम मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप में थे। मैरिड मैन ओपनली दिखाता है कि शी इज माई गर्लफ्रेंड, क्योंकि उसको सोसाइटी शुरू से ही एक मैरिड मैन को या मेन को हमेशा ऐसे लेती है कि ये अलाउड है। लेकिन किसी भी सिंगल पर्सन के लिए या सिंगल गर्ल, सिंगल बॉय, उसके लिए सोसाइटी में अलाउ नहीं है मैरिड मैन के साथ रहना। लेकिन उसके पास इतनी लॉज हैं, और आज के टाइम पे मैरिड मैन को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो वो एक्शन ले सकती है, और ऐसा एक्शन लेगी कि आप ना अपने घर के रहोगे ना उस लड़की के रहोगे। लड़की तो हील हो जाएगी, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर लेगी, ठीक है। लेकिन आपके साथ इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आप अपनी फैमिली से भी जाएंगे, और जब आपकी फैमिली में पता चलेगा वो सारी चीज़ें भी ओपन अप हो जाएंगी। तो क्या आपकी पूरी फैमिली सफ़र करेगी, उस पूरी फैमिली सफ़र करेगी, आपकी रिस्पेक्ट जाएगी, आपके प्रोफेशनल चीज़ें खराब होंगी, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं वो सारी चीज़ें खराब होंगी। लेकिन इसमें एक पर्सनली एक एडवाइस भी होती है देनी कि कभी कभी हमें इन चीज़ों में ना कुछ भगवान पे भी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। कहते हैं ना कि कोई हमें एक इमोशनल हर्ट करता है और सामने वाला चुप रहकर अगर आपको जाने दे रहा है, राइट, अगर आपको कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आपने जो किया सो किया, वहां पे क्या होता है ना कि ये चीजें छुपती नहीं है कभी भी। कर्मा तो हमारे कर्मा साथ हमेशा साथ है। हाँ, कर्मा तो फिर साथ ही हमेशा है। फिर ऐसा आता है कि आप खुद किसी के सामने आने लायक नहीं बचते। तो वहां पे उस लड़की या उस लड़के के लिए हमेशा ऐसा सपोर्ट रहना चाहिए उसके घर में, उसके फ्रेंड्स में, कि जब वो ओपन अप हो ना वो मैरिट, कि भाई इस मैरिट पे आपने उस चीज के साथ रहे, आप क्यों रहे। लोग बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि आपने उसका घर खराब कर दिया है ना, वो तो शादीशुदा था या तो वो तो शादीशुदा थी, उसको थोड़ी पता था उसको तो घर ऑलरेडी खराब, उसको पता भी था, तो आपने उसके सामने एक ऐसी स्टोरी पोर्ट्रे करी कि उसने, आप सोचो क्या उसने कितना ट्रस्ट किया होगा आपके ऊपर। हाँ, कि आप उसको ये शो कर रहे हो कि मेरी वाइफ है ही नहीं, मेरी वाइफ खुश नहीं रख रही मुझे, ठीक है। आप किसी को यूज मत करो बाहर, क्योंकि जुडिशरी भी ये नहीं कहती है कि आप किसी को यूज करो। अगर एडल्ट्री अब जुडिशरी ने अलाउ कर दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी इमोशनली किसी को हर्ट करो या चीजें करो। तो हमेशा
मैरिड लोगों को हमेशा इस चीज़ का रिग्रेट हमेशा रहना चाहिए कि उन्होंने क्या गलत किया है क्या नहीं, क्योंकि मैंने खुद कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे जो सिंगल गर्ल्स होती हैं उनको बाद में पता चलता है कि अच्छा उनके साथ ये चीज़ हुई, तो वो अपनी फैमिली के सामने ना आने से अच्छा है ना वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि आज भी सोसाइटी में उस लड़की को ही बोला जाएगा कि आपने उसका घर खराब किया। सोसाइटी कभी ये नहीं देखती कि ऐसी क्या रीजंस रहे होंगे कि उसने उसको एक्सेप्ट किया। और लड़कियां ऐसी तो नहीं है कि आज के टाइम पे रिलेशनशिप्स में रहती हैं तो वो प्रूफ्स नहीं रखती। आज के टाइम पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसमें फोटोज नहीं होती, मैसेजेस नहीं होते, स्क्रीनशॉट्स नहीं होते, जीमेल्स नहीं होते, तो वहाँ पे हमेशा डर रहना चाहिए। मैं इस टॉपिक पे जरूर बोलूंगी, क्योंकि जब कोर्ट में जब कोई केस होता है तो ऑब्वियसली पर्सनल चीजें भी शो होती हैं, बिल्कुल मैसेजेस होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, लड़की की भी मतलब पूरी प्राइवेट लाइफ पूरी बाहर आती है, ओपन अप हो जाती है। तो इस चीज को कोर्ट कैसे हैंडल करती है? सेकंड मैरिज को या फिर नहीं, जो नहीं उन सब चीज़ों को, जब जैसे सपोज डिवोर्स है या कि कोई भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड कोई डिवोर्स है, कोई फाइल करता है, तो जब वो देखता है कि उसको प्रूफ तो करना है कि भाई ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या लेकिन कुछ, इस टाइम पे लॉ में एडल्ट्री अलाउड है, आप एडल्ट्री के बेस पे डाइवोर्स नहीं ले सकते। पहले एडल्ट्री थी हमारी कि भाई उस बेस पे हम देख सकते हैं, उसको हम ग्राउंड मान सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे अफेयर्स भी अलाउड हैं, लिव इन भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। नहीं, लेकिन अगर सपोज कोई लड़की हैरेस हुई है मैरिड मैन से, बिल्कुल बिल्कुल, जब वो अगर कोर्ट में लेकर जाती है अपना प्रूफ कि इसने मेरे साथ ये किया है, और जब वो अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस दिखाती है, तो फिर कोर्ट उसको कितना सीक्रेटिव रखती है? सीक्रेटिव हमेशा रहता है, उसमें फोकस ये रहता है कि क्या उसने आपको मैरिज के लिए आपने उसको क्या बोला। लाइक अगर उनके बीच में मैरिज को लेकर कोई कॉन्वर्सेशन है ही नहीं तो वो क्या कोर्ट में पुट करेगी? ठीक है, क्योंकि मैन ये कह देगा कि ये अपनी मर्जी से थी, लेकिन अगर किसी लड़की के पास ये प्रूफ्स हैं कि उन्होंने मुझे फेक प्रोमिसेस करे शादी के, उन्होंने मुझे ये दिखाया कि शादी करनी है और हम फ्यूचर बताएंगे अपना, और मैं अपनी वाइफ के साथ हैप्पी नहीं हूँ, मेरी वाइफ है ही नहीं, तो वो फॉल्स प्रोमिसेस हैं। आप उसके ऊपर वकालत करिए, जाइए, उसको जेल भेजिए, सारी चीज़ें होती हैं उसमें। डिवोर्स केसेस में अक्सर कहा जाता है कि लड़की के पास सारे राइट्स हैं, पर लड़कों के इमोशन या मेंटल टॉर्चर के बारे में कोई बात नहीं करता, तो आप इसके बारे में क्या बात करना चाहेंगी कि हमारा लॉ जेंडर बायस्ड है या इक्वल है? नहीं, जेंडर बायस तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर हमें लॉज दी हुई हैं, हम अपनी चीज़ों को फॉलो करते हैं, और आज के टाइम पे इतने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो गए हैं कि हर किसी को अब जस्टिस भी मिलने लग गया है एज अ फास्ट ट्रैक, राइट? तो इसमें हम जेंडर बायसनेस नहीं आता है, इसमें ये चीज़ होता है कि गर्ल्स के पास ना इतनी चीज़ें हैं कि वो ना शो कर देती हैं, और आज के टाइम पे तो ऐसा भी हो गया है कि वो फेक केसेस भी ले आती हैं अगेंस्ट मेंस कि उन्होंने ये किया। फेक रेप भी होते हैं जो बाद में प्रूव हो या ना हो, लेकिन उसमें साल इतने खराब हो जाते हैं लड़के के कि वो जेल जाना ज़्यादा पसंद करेगा एलिगेशन से बढ़कर। तो कोर्ट ऐसे जेंडर बायसनेस नहीं दिखाता है, लेकिन उसमें ये होता है कि मेन के पास भी आज के टाइम पे इतनी पावर्स है कि वो डाइवोर्स फाइल करेगा, उसके पास भी इतनी पावर है कि वो सारी चीज़ें कोर्ट को शो करता है। ठीक है, कि उसने मेरे को हैरेसमेंट किया, ठीक है, उसके पास प्रूफ्स होते हैं। और आज के टाइम पे जो ये शादियां हो रही हैं, शादियों के बाद क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी रूम में भी झगड़ा होता है तो दोनों के पास फोन्स होते हैं, हर कोई अब अपनी अपनी क्लिप्स बनाने लगा है कि हमें आगे जाके सेफ्टी मिले। ये चीज़ पहले नहीं थी। पहले आदमी सोचता नहीं था कि उसकी वाइफ उसके साथ इस लेवल पे जा सकती है, लेकिन आज के टाइम पे मीडिया और ये इंस्टाग्राम रील्स हो गई, इनके थ्रू इतनी लॉज मेंस को भी पता चलने लग गई है कि उनके फेवर में भी इतनी चीज़ें हैं कि वो कर सकते हैं अगेंस्ट वुमेन। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें हम नहीं कह सकते कि जेंडर बायसनेस है। जब कस्टडी की बारी आती है तो जनरली कोर्ट मदर को देता है
या दोनों पक्षों को सुना जाता है फिर डिसाइड किया जाता है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी? जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता तब तक तो मदर के पास ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती हैं जहाँ पे उस एज में भी फादर को भी दी जा सकती है, ठीक है। अगर मदर की कुछ नेगेटिव एक्सपर्ट कोर्ट के सामने नहीं आता तो अदरवाइज फादर को एक एज के बाद ही मिलते हैं बच्चे। और जब एक एज हो जाती है बच्चों की तो बच्चों से भी पूछा जाता है कि आपको मदर के साथ रहना है या फादर के साथ रहना है। तो मतलब बच्चा तो अगर 5 साल से छोटा है तो वो तो बता नहीं वो पाएगा। मदर के साथ वो रहेगा। मदर के साथ वो ही मदर के रहेगा। साथ। मैम कोर्ट में मेंटल क्रुएलिटी और इमोशनल अब्यूज को के फेस अक्सर यूज होते हैं, तो लेकिन इसको प्रूव करने का सब बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम किसी को प्रूव नहीं कर पाते कि हम मेंटली अब्यूज हुए हैं। तो वो उस कानून के लिए क्या मेजर्स होते हैं? उसके लिए हम शो कर सकते हैं कि हमारे साथ कितने टाइम पीरियड से मेंटल क्रुएल्टी हो रही है, क्योंकि केसेस कोर्ट में तब फाइल्ड होते हैं एक टाइम बाद। किसी ने 6 मंथ्स झेला, किसी ने 1 साल झेला, 4 साल शादी के हो गए, 5 साल हो गए, या कभी कभी 1 महीना ही होता है शादी को। तो वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम पीरियड है और किस टाइप की मेंटल क्रुएल्टी करी है, किस टाइप का हैरेसमेंट किया है। वो डिफरेंशिएशन उसी के अकॉर्डिंग होता है। अलग अलग केसेस होते हैं। हैरेसमेंट कभी कभी ऐसे होता है कि नहीं, कोई कोई फीमेल होती है उसको घर पे काम करना ही करना है, अगर उसने एक बार बोल दिया मुझे नहीं करना है तो उसके वो जो टॉन्टिंग होती है, उसको मारना, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी उसी में इंक्लूड है। लेकिन कभी कभी दूसरे पार्ट में अगर हम देखें कि क्रुएल्टी, हम टॉन्टिंग से ज़्यादा ना साथ रहकर हमें क्रुएल्टी मिलती है, जहाँ हम अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं या हस्बैंड को वाइफ के साथ रहना है, बट वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता या दिखाती, ठीक है। वो मेंटल हैरेसमेंट वो है मेंटल actually। हैरेसमेंट है। हाँ। लाइक आज के टाइम पे क्या होता है कि मेल से ज़्यादा फीमेल्स जो होती हैं वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करती हैं जहाँ पे वो अपनी फिजिकल नीड के बारे में वो सोचती हैं। तो उसका भी एस्पेक्ट अगर हम देखें ना तो वो भी डिपेंड करता है हस्बैंड के ऊपर, ठीक है। सेम यही चीज़ होती है कि हस्बैंड भी नीड्स अपनी कोई अपनी वाइफ से ही देखेगा। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि अगर बीच में 1 महीने में उनके ऊपर चीज़ें ऐसी हो गई कि उनके बीच में लड़ाइयाँ हो गई, तो आज के टाइम पे वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं कि Social हर media। कोई इतना एक्टिव हो गया है, ठीक है। सब लोग बाहर ढूंढना स्टार्ट सब कर लोग देते हैं। बाहर ढूंढना स्टार्ट करते हैं, फिर उसी में उनको वो प्रूफ्स मिलते हैं, फिर वो उसी को लेकर उनकी हैरेसमेंट्स होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिससे हम क्रुएल्टी को भी देख सकते हैं कि क्या क्या क्रुएल्टी हुई। वो डिफर करता है कि केसेस क्या हैं। कभी भी हम किसी एक केस से नहीं हम बता सकते कि क्रुएल्टी किस लेवल की हुई है। कभी कभी क्रुएल्टी इस लेवल की होती है कि इंसान सुसाइड कर लेता है। हमने काफी केसेस देखे हुए हैं अभी। वो सिर्फ क्रुएल्टी बेस पे ही सुसाइड होती है, ना उसको हमने मारा, ना हमने उसको घर से बाहर निकाला, लेकिन उसको आपने इमोशनली इतना हर्ट कर दिया है कि वो इंसान कमरे से बाहर निकलने से अच्छा है कि उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। आजकल एक ट्रेंड चला है, नाउ पीपल आर चूजिंग म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। सो आपको ये लगता है कि विदाउट ब्लेमिंग एक दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं, तो ये हम ग्रो कर रहे हैं अपने मेंटल पीस के लिए या एक दूसरे से पीछा छुड़ाने का सबसे इजी तरीका है? नहीं, पीछा तो हम डाइवोर्स में कभी इतनी आसानी से नहीं छुड़ा सकते हैं। राइट। और ऐसा कोई बहुत ही रेयर कपल होते हैं जिसमें डाइवोर्स में अमाउंट रिलीज ना हो, और कोई आज के टाइम पे कोई ऐसी वाइफ नहीं है जो एलिमनी ला ले। इसमें म्यूचुअल में ये होता है कि हाँ, इसमें टाइम हम ज़्यादा कंज्यूम ना करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम अपना आपसी तलाक हम फाइल करते हैं। फाइल करने के बाद उसमें हमारी आपसी कंडीशंस रहती हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर कुछ नहीं चाहिए तो भी हम फाइल करेंगे, देन डाइवोर्स हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन। लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा लोग इसलिए अब परस्यू करने लगे हैं कि आज के टाइम पे ना लोग डाइवोर्स लेके ना इंडिपेंडेंटली रहने की कोशिश करते हैं, और वो होनी भी चाहिए। हाँ। ना कि 5 ईयर्स 10 ईयर्स डाइवोर्स केसेस में देकर एलिमनी के लिए लड़कर अगर आपकी सेटलमेंट होती है तो इससे बढ़िया नहीं है। जहां आप डिमांड कर रहे हो 1 CR की,
वहाँ अगर आप म्यूचुअली अपनी लाइफ देखना चाहते हो और वहाँ अगर आपके अमाउंट में हो रहा है तो वो वेल एंड गुड है। मैरिड लाइफ में हमेशा ब्लेम सिर्फ एक पार्टी में दिया जाता है। जब डिवोर्स होता है तो हमेशा एक पार्टी को सारा ब्लेम दिया जाता है। तो ये कॉन्वर्सेशन गैप है शायद बीच में कि दोनों पार्टीज का वो गैप फिल नहीं होता। तो कोर्ट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इन दोनों की बात सुनी जाए और देन डिसाइड किया जाए कि ये गिल्टी कौन है या कैसे सॉल्व हो डाइवोर्स सकते हैं? केसेस में हमेशा कोर्ट आपको मीडिएशन प्रोवाइड करता है। हम्म। वो मीडिएशन भी इस रीज़न से प्रोवाइड करता है कि जहाँ कपल के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ डिस्प्यूट्स है, वो सारी चीज़ें जो है वो मे भी सॉल्व हो सकती हैं। कोर्ट हमेशा यही सोचता है कि डाइवोर्स ना हो। कभी भी कोई डिपार्टमेंट या कोई भी जुडिशरी सिस्टम ये नहीं चाहेगा कि डाइवोर्स केसेस बढ़ें। तो इसीलिए उनको आप मीडिएशन प्रोवाइड करते हैं कपल को कि आप मीडिएशन में जाके इस चीज़ को फॉलो अप करें। मीडिएशन में फिर कपल से पूछा जाता है आपको रहना है नहीं रहना है, उनके डिस्प्यूट क्या हुए हैं, तो उसमें वो ओपन अप होते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो वो एक चांस होता है जो कोर्ट आपको प्रोवाइड करता है कि वो आप कम्युनिकेशन गैप है वो फिल किया उसमें कोई आपकी फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें कोई आपका एडवोकेट इन्वॉल्व नहीं होगा। आप बैठेंगे, आप अपनी बात करेंगे, तो वो एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है आई थिंक कि जहाँ पे कपल की चीज़ें सेटल होती हैं और होती भी हैं वहाँ पे। ठीक है, 50% मीडिएशन में काफ़ी शादियाँ बच जाती, लेकिन जो जिनको करना ही नहीं होता मीडिएशंस में वो करेंगे ही नहीं। लेकिन मीडिएशन एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जिसमें आप अपनी शादी बचा सकते हैं। वैसे देखा गया है कि डिवोर्स के बाद भी जो दोनों पार्टीज होती हैं वो कई बारी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करती रहती हैं। तो आपके हिसाब से डिजिटल क्लोजर भी होना चाहिए दोनों के बीच में? डिजिटल क्लोजर भी होना चाहिए और लास्ट में क्या होता है ना डाइवोर्स के में कि उसमें इन्वॉल्वमेंट मेंशन हो जाती है कि हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे एक दूसरे की। ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि कुछ कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो कभी चाहते ही नहीं है कि डाइवोर्स के बाद वो आगे मूव ऑन करे। वो एक पर्सनल एस्पेक्ट हो जाता है। वो वो कहते हैं ना मैं खुद आगे नहीं बढ़ूंगा तो आगे बढ़ने भी नहीं दूंगा। तो वो उस पॉइंट पे ऐसी चीजें होती हैं कि वो फिर उसको फॉलो अप करने लग जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ किया, क्या किया। तो मुझे लगता है वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। अगर आपने डाइवोर्स ले लिया तो आपकी अपनी अपनी लाइफ है ना। अगर फुलफिलमेंट हो रही है आपकी नीड्स की कोर्ट के थ्रू, डाइवोर्स से आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं अगर, तो आप उसके साथ फ्री हो जाइए। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है कि सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट के ऊपर बेस है। सोशल मीडिया इतना वास्ट है ना, एक दूसरे को कनेक्ट करना इज वेरी इजी। आज के टाइम पे सोशल मीडिया से सबको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या शादी कर रहा है, फिर से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड, शॉर्ट आंसर्स। ओके, सो यूजिंग चैट जीपीटी फॉर लीगल ड्राफ्ट्स, अप्रूव्ड और ओवररूल्ड? अप्रूव्ड। क्लाइंट के साथ फ्रेंडली कॉफी पर जाना, प्रोफेशनल नेटवर्किंग या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? बोथ। कोर्ट हियरिंग के बीच सीक्रेटली चेकिंग इंस्टाग्राम डीएम्स, गिल्टी और नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी। अच्छा, आप नहीं करते? ओके, एक केस जिस जीतने के बाद मिरर में खुद को ऑब्जेक्शन ओवर रूल बोलना, कभी हुआ है? बहुत बार। ओके, डेटिंग अ लॉयर, डबल ड्रामा या डबल लॉजिक? ट्रिपल ड्रामा। जब कोई दोस्त कहता है मुझे फ्री एडवाइस चाहिए, स्माइल होती है या सरकाज़म? सरकाज़म, फ्री में नहीं देंगे हम। ओके, क्लाइंट के एंडलेस वॉइस नोट्स, पेशेंस का टेस्ट या मेंटल टॉर्चर? सेलिब्रिटी केस लेने का ऑफर आया, एक्साइटमेंट ज्यादा होगा या प्रेशर फील होगा? प्रेशर। केस फाइल करने के का मन कभी बस इंस्टाग्राम ट्रोल के लिए हुआ? ना। एक वर्ल्ड में डिस्क्राइब इंडियन कोर्ट रूम और इंडियन ट्रैफिक? मेंटल टॉर्चर। सो बोनस राउंड, ओके, लव और लॉ? लव विद लॉ। फेम और फ्रीडम? फेम विद फ्रीडम। कर्मा और कॉन्स्टिट्यूशन? कर्मा। लीगल नोटिस और साइलेंट ट्रीटमेंट? लीगल नोटिस। लॉजिक और इमोशन? लॉजिक। गुड।
ओके, दैट वाज फायर। काजल ने हर सवाल का कोर्ट रूम वाइब में बिल्कुल मस्त जवाब दिया। सच एन इंसाइटफुल एपिसोड काजल। बट जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो आने वाली फीमेल लॉयर्स हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन है, और कितना डिफिकल्ट होता है एक फीमेल के लिए कोर्ट रूम में और कोर्ट कंपाउंड में सरवाइव करना, बिकॉज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी। ट्रू। तो उसके अंदर इतने सारे मेल्स के बीच में एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रूव करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई एम श्योर। तो आप थोड़ा सा इंसाइट देंगी मुझे इस बारे में? प्रोफेशन कोई भी हो, एडवोकेट का हो या अदर कोई प्रोफेशन हो, उसमें 70% प्रॉब्लम रहती है फीमेल्स के लिए। बट अगर मैं अपने पर्सनल प्रोफेशन की बात करूँ एडवोकेट के लिए, तो आने वाले लॉयर्स जो फीमेल लॉयर्स हैं उनको एक मैसेज यही रहेगा कि आप अच्छी जगह पे काम करो, जहाँ पे आपको सराउंडिंग एक पॉजिटिव मिले, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको 90% मेल मिलेगा ही मिलेगा, आपके ऑफिसेज में, आपके चेम्बर्स में, आपके कोर्ट रूम्स में। तो सेफ्टी अपने हाथ में होती है फीमेल्स की इस प्रोफेशन में। अगर आप किसी को परस्यू कर लोगे तो इस प्रोफेशन में वही मैटर करता है कि आपने किसको चूज किया है, क्योंकि इस प्रोफेशन में ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स रहती हैं। आपके साथ में बैठने वाला बंदा इस प्रोफेशन में खुश नहीं रहता। वो कभी नहीं देख सकता कि आपके पास इतने केसेस आ रहे हैं, कैसे आए, इसके पास इतने केसेस कैसे आए, उस बंदे का केस इसके पास कैसे आया, उसकी बेल इस बंदे के पास कैसे आई। तो इस प्रोफेशन में अगर फीमेल बहुत आगे बढ़ना चाहती है तो उसको इंडिपेंडेंटली ही बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इंडिपेंडेंटली इस प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़े और स्ट्रांगली नहीं बढ़े तो आपके ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगेंगे जो आपने किए ही नहीं होते। कभी भी चलते फिरते आपके एलिगेशंस आपको दिखते हैं कि अच्छा ये भी मैंने किया है, मुझे पता ही नहीं था। तो अगर आप इन चीज़ों में गए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। तो हमेशा एक ऐसा सीनियर या ऐसे आपके मेंटोर होने चाहिए जो आप अगर कुछ उनसे शेयर भी करो ना तो वो आपको आगे बढ़ाएं, पुश करें कि आप आगे बढ़ो। और इस प्रोफेशन में अगर आगे बढ़ना है तो बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ने देते हैं। अदरवाइज आप इसमें सर्वाइवल नहीं कर सकते, आपकी सर्वाइवल ही नहीं है। अगर आपने इंडिपेंडेंटली आप खुद के लिए नहीं लड़े तो आप अपने क्लाइंट के लिए क्या लड़ोगे? तो कहते हैं ना, एडवोकेट भी ऐसा धाकड़ होना चाहिए जो खुद के ऊपर भी अगर 4 गाली सुने तभी तो वो आपके केस में जीत पाएगा। तो एज अ फीमेल डरना नहीं है और एलिगेशंस लगने पे रोना नहीं है। जहां आप रोए नहीं वहां पे मेंस ऐसे खड़े नहीं हुए कि हम आपके साथ हैं, पर वो जो साथ होता है ना वो बहुत ही नेगेटिव होता है। वो आपको दिखाते कुछ हैं पर आपके जाते के साथ ही वो ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ना आपके लिए कि फिर लगता है हमने क्यों बात करी। कई बार कैरेक्टर असैसिनेशन भी होता वो है। तो इस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा होता है। बहुत क्योंकि सबसे पहले आता है कैरेक्टर पे ही आता है सब। क्योंकि इस प्रोफेशन में क्या होता है कि जो इंटर्न्स होती हैं, फीमेल इंटर्न्स जो होती हैं, बच्चियां होती हैं, कॉलेज से आती हैं इंटर्नशिप्स के लिए, तो आप उनको फाइनेंशियली पे कर रहे हो, उनको एक सराउंडिंग, एक फ्री सराउंडिंग्स दे रहे हो, काम भी नहीं करना तो कुछ तो रीज़न होगा। तो इसलिए इस प्रोफेशन में बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इंडिपेंडेंटली आपने खुद को स्टैंड कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा ऐसे निडर बन के वकालत करनी है और बच्चों को सिखानी है कि जो हमारे साथ हुआ हम आपके साथ नहीं होने देंगे। तो इसमें मैटर जो करता है वो यही करता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट। और मेरे पर्सनल चीज़ों में तो हमेशा मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है। आपका तो बैकग्राउंड ही वही है। तो मेरा बैकग्राउंड भी वही है और ऑब्वियसली आई एम फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो उनके लिए भी बहुत शॉकिंग रहती हैं कुछ चीज़ें जब वो सुनते हैं तो, क्योंकि उनको तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि प्रोफेशन सेम नहीं है। तो अगर आपको बिल्कुल ऐसे प्रोफेशन में घुसना है जहाँ पे आपके आसपास आगे पीछे कोई नहीं है तो आपको अपनी फैमिली को ना अपना पिलर बनाना चाहिए।
कि आपके साथ जहाँ कुछ गलत हो ना, वहाँ आपके साथ आपका ब्रदर, आपके फादर, आपकी सिस्टर, आपकी मदर सिर्फ आपकी बात सुन ले। क्योंकि कोर्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप ना वहाँ पे स्टैंड नहीं कर सकते, आप सरवाइव नहीं कर सकते, वहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स चलती है। ये होता है। अभी पर्सनली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने अगर कोई चीज़ करी, मैंने दुबई में अभी अपना आर्बिट्रेशन ज्वाइन किया है, ठीक है, वहाँ के दुबई कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, मैं वहाँ रही 1 मंथ रही वहाँ पे, वहाँ से मैं वापस आई। तो वहाँ से वापस आने के बाद मेरा यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा मैंने किया, तो लोगों का उसी कोर्ट में मेरे ही जानने वालों का ये रिएक्शन था कि ऐसा तुमने वहाँ क्या किया है जो तुम्हारे पास इतनी चीज़ें आ गई। तो हमारे साथ रहने वाले ही खुश नहीं होते, फैमिली के अलावा और बहुत रेयर ऐसे मेंटोर होते हैं जो पुश करते हैं, जो एक कॉल करके बोलते हैं कि यार बहुत बढ़िया कर रहे हो या कर रही है। तो कभी भी डरना नहीं है, गलत नहीं करना है, और गलत इन्वायरमेंट में बैठना नहीं है। और अगर आप गलत इन्वायरमेंट में बैठ भी रहे हो तो आपको इतना स्ट्रांगली रहना है कि आपके साथ कोई गलत ना करे। तो हमें पावरफुल पोजीशन पे होना ही चाहिए जिससे कि हमें कोई कुछ ना कर पाए। Thank you so much, Kajal. Thank you so much. We have talked law, life, and everything in between, and truly made us think beyond the headlines. Stay tuned for more powerful conversation right here with Edge Talks. I'm Harpreet Kaur signing off, reminding you knowledge is power, but awareness is the real edge. Thank you.